हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत मुख्यतः 3 सेक्शन हैं। इसमें जो राज्य व्यवस्था यूनिट है, इसके अंतर्गत कौन कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, यह आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन दोस्तों, सर्वप्रथम जीएस पेपर 2 की क्या नेचर है, इसे देखते हैं। देखिए, जीएस का मुख्यतः 2 पेपर होता है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2। तो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत, जीएस पेपर 1 के अंतर्गत भी 3 सेक्शन होते हैं और जीएस पेपर 2 के अंतर्गत भी 3 सेक्शन होते हैं। पहला जो सेक्शन है वह इंडियन पॉलिटी से संबंधित होता है, दूसरा सेक्शन ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स होता है और तीसरा जो सेक्शन होता है वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित होता है। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन है, यानी कि जीएस पेपर 2 के अंतर्गत सेक्शन 1 इंडियन पॉलिटी, इसके अंतर्गत मुख्यतः 5 प्रश्न वहाँ पर एग्जामिनेशन में आपको प्रश्न पत्र में मिलेंगे। 5 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न में से आपको 3 प्रश्न वहाँ पर करने होते हैं। ये 3 प्रश्न, एक प्रश्न जो होगा वह 38 मार्क्स का होगा, तो टोटल 3 क्वेश्चन मिलाकर हो गए 114 नंबर, यानी कि 114 मार्क्स के आपको इंडियन पॉलिटी 3 क्वेश्चन वहाँ पर आपको करने होंगे। तो आप इंडियन पॉलिटी की इम्पोर्टेंस जीएस पेपर 2 में या फिर ओवरऑल बीपीएससी मेंस एग्जाम में क्या है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत, चूंकि इंडियन पॉलिटी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत राज्य या केंद्र सरकार की पूरी राजनीतिक व्यवस्था, पूरी सिस्टम क्या है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित हैं, महत्वपूर्ण हैं, उसे देखते हैं। तो ये जो टॉपिक यहाँ पर निर्धारण किया गया है, इस टॉपिक के निर्धारण में विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अवलोकन किया गया है। तत्पश्चात वर्तमान समय में समसामयिकी मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय राज्य व्यवस्था, जो कि बिहार की राज्य व्यवस्था से भी जुड़ी हुई है, तो भारत और बिहार दोनों की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न इस टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। तो इस टॉपिक में जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह पहला है बिहार में राज्यपाल का पद। यह एक बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट टॉपिक आप इसे मान सकते हैं। बिहार में राज्यपाल की पद की क्या भूमिका है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच के संबंध कैसे हैं, यह प्रश्न अक्सर यहाँ पर रहता है। तो अब राज्यपाल का जब सेक्शन आप तैयार कर रहे होंगे तो आप उसे स्पेशली बिहार के संदर्भ में उसे आपको तैयार करना है। बिहार के संदर्भ में आपको देखिए, राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। एक जो भूमिका होती है वह राज्य में संवैधानिक प्रमुख की भूमिका का निर्वहन करती है, वहीं राज्यपाल की जो दूसरी भूमिका होती है वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में कार्य करते हैं। तो आपको इससे संबंधित राज्यपाल के क्या क्या कार्य अधिकार हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के मध्य कैसे संबंध हैं, राज्यपाल की बिहार में क्या भूमिका है, क्या अधिकार हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करनी है। 64वीं बीपीएससी का जो जब आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो वहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया था वह राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में जुड़ा हुआ प्रश्न था। तो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी राज्यपाल की क्या भूमिका है बिहार में, इसे भी आपको तैयार करना है। आगे की हमारे जो वीडियो होगी वह टॉपिक पर एनालिसिस किया जाएगा, टॉपिक रहेगा, उससे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं और उन प्रश्नों के अंतर्गत क्या क्या लिखने होंगे, एक मॉडल आंसर के साथ प्रश्न पत्रों का विश्लेषण किया जाएगा। तो आगे की वीडियोज हमारे इसी पर आधारित होगी, मुख्यतः मेंस परीक्षा पर। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह संघवाद है। संघवाद के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंध का अध्ययन किया जाएगा। केंद्र राज्य संबंध में मुख्यतः बिहार राज्य और वर्तमान समय में केंद्र सरकार के साथ बिहार का कैसा संबंध है। 15वें वित्त आयोग आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। संघवाद को जब आप तैयार करेंगे तो 15th फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग को भी आपको तैयार करना होगा, क्योंकि वित्त आयोग में बिहार की जो राजस्व में वृद्धि हुई है, या दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि बिहार की भूमिका
संघवाद में केंद्र संबंध के दौरान क्या है, वित्त आयोग में बिहार को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो संघवाद के अंतर्गत आपको तैयार करने हैं। संघवाद के अंतर्गत तो मुख्यतः केंद्र संबंध, जिनमें 3 प्रकार के संबंध होंगे, विधायी संबंध, वित्तीय संबंध, प्रशासनिक संबंध, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक्स है दबाव समूह। दबाव समूह इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी आप देखेंगे कि किसान संबंधी जो 3 अधिनियम ये कानून पारित किए गए हैं भारतीय संसद के द्वारा, उसे कानून कहना उचित होगा। तो कानून जो पारित किए गए हैं भारतीय संसद के द्वारा, उसके पश्चात से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे बेल्ट के कुछ किसान वर्ग द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और कानून को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव डाला जा रहा है। तो ये जो ग्रुप यहाँ पर है वह एक प्रेशर ग्रुप का कार्य कर रहा है। तो प्रेशर ग्रुप भारतीय राजनीति के अंतर्गत क्या महत्व रखता है, प्रेशर ग्रुप की नीति निर्माण प्रक्रिया में क्या भूमिका है, प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, यह राजनीतिक दल से किस प्रकार भिन्न होते हैं, जैसे तमाम जो टॉपिक्स हैं वह बीपीएससी के लिए इस बार के लिए फेवरेट हो सकता है। अगला है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। या बीपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आप चुनाव आयोग को अच्छे से तैयार करिए। चुनाव आयोग के संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, आर्टिकल 324 इससे संबंधित है। 324 से लेकर 329 तक आर्टिकल यानी भाग 15 चुनाव आयोग से संबंधित है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है। बिहार में हाल ही में जो चुनाव हुए बिहार विधानसभा के, उसमें चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने में कितनी भूमिका निभाई है, जैसे प्रश्न चुनाव आयोग से संबंधित पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये 2 टॉपिक भी महत्वपूर्ण हैं। मौलिक अधिकार से आप निजता का अधिकार को आप जोड़ सकते हैं। अभी हाल ही में अगर आप न्यूज़ को ध्यान में रखते होंगे तो व्हाट्सएप ने एक नई पॉलिसी जारी की है जिसके अंतर्गत वह फेसबुक के साथ डाटा को साझा कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है कि यह व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन है। तो निजता का अधिकार मौलिक अधिकार के साथ जोड़कर यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मौलिक अधिकार को आप याद रखिए। जितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार, उस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। उसके बाद जो भी उससे संबंधित प्रश्न आएंगे आप उसे इजी तरीके से आप उसे कवर सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न है मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। आपको इसे भी याद रखना है। नीति निर्देशक तत्व जिसका वर्णन 36 से 51 तक में किया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में है नीति निर्देशक तत्व। तो मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार और कर्तव्य, यानी कि कर्तव्य के बिना अधिकार या अधिकार के बिना कर्तव्य, दोनों एक दूसरे से किस प्रकार अधूरे हैं, जैसे प्रश्न यहाँ पर संबंधित करके पूछा जा सकता है। यानी कि हो सकता है कि मौलिक अधिकार पर एक इंडिपेंडेंट प्रश्न ना पूछकर मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य को जोड़कर वहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप जब इसे तैयार करेंगे तो आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का भी अवलोकन अवश्य करें। अगला है गठबंधन की सरकार बिहार के संदर्भ में। आप बिहार के संदर्भ में गठबंधन की सरकार, चूंकि आप जानते हैं कि जब से 2005 ईस्वी में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी थी एनडीए की, तो उस समय से लेकर 2005 ईस्वी से लेकर आज 2021 ईस्वी है, 2020 का चुनाव आप ध्यान में रखें, तो 2025 से 2020-25 तक, क्योंकि यह सरकार 5 साल के लिए इसका निर्वाचन किया गया है, तो मानकर चलिए 2025 तक, यानी ये लगातार गठबंधन की सरकार बिहार में बन रही है। तो गठबंधन की सरकार के दौरान बिहार की विकास की क्या स्थिति रही, सुशासन की बिहार में क्या स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर में क्या स्थिति है, और बिहार में गठबंधन की राजनीति क्या क्या संभावनाएं हैं इत्यादि संबंधी प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं। और चूंकि इस वर्ष यानी कि 2021 में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव किए जाएंगे, तो पंचायती राज व्यवस्था भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की सफलता असफलता का मूल्यांकन करने से संबंधित प्रश्न आ सकता है, या बिहार में स्वच्छ लोकतंत्र को स्थापित करने में पंचायती राज संस्थाओं की क्या भूमिका रही है, एक सशक्त राजनीतिक भागीदारी के निर्माण में पंचायती राज व्यवस्था की क्या भूमिका रही है, जैसे प्रश्न
पंचायती राज व्यवस्था से पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन को भी आपको करना होगा। आप इसे जोड़कर देखिए, 73वें संशोधन के बाद बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की स्थिति, 74वें संशोधन के बाद नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत जैसी व्यवस्था की क्या स्थिति रही है, आप इसे देखेंगे। अगला है बिहार का चुनाव। तो 2020 में जो चुनाव हुए हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न आ सकते हैं कि बिहार के 2020 के विधानसभा चुनाव में जाति बल की क्या भूमिका रही, संप्रदाय की क्या भूमिका रही, बाहुबल की क्या भूमिका रही, क्या बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 जाति के आधार पर ना होकर विकास के आधार पर हुई, जैसे फैक्टर महत्वपूर्ण है। यानी कि ओवरऑल आपको बिहार विधानसभा चुनाव 2020 आपको काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करनी है। अगला है न्यायपालिका। न्यायपालिका महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक करंट अफेयर का भी टॉपिक हो जाता है। और न्यायपालिका में अगर अभी आप देखेंगे तो 2 महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिसके कारण भारतीय न्यायपालिका आप कह सकते हैं कि विश्व की एक सशक्त न्यायपालिका के रूप में उभरकर सामने आई है। और ये 2 अधिकार जो हैं वह हैं न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायिक सक्रियता। अभी जो कल का निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा पारित कानून, जो कृषि अधिनियम, जो 3 प्रकार के थे कृषि कानून थे, उन पर अंतरिम रोक लगा दी है। तो यह कहीं ना कहीं न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है। और अगर न्यायपालिका उस कानूनों की संवैधानिकता की जांच करके उन कानूनों को अवैध घोषित कर देती है तो वह न्यायिक पुनर्विलोकन का उदाहरण होगा। तो आप न्यायपालिका के अंतर्गत 2 टॉपिक अच्छे तरीके से करें, न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायिक सक्रियता। और एक साथ ही आप मूलभूत ढांचे का अधिकार, बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत ढांचे का अधिकार भी आप इसे कर लीजिए। क्योंकि हाल ही में केशवानंद जो थे वो काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, कुछ भी हो मामला, लेकिन वो न्यूज़ में रहे हैं। तो इसके कारण मूलभूत ढांचे का अधिकार महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक सक्रियता, मूलभूत ढांचे का अधिकार जैसे टॉपिक्स को आप न्यायपालिका के अंतर्गत कवर कर लीजिए। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वह 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत भारतीय एवं बिहार की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स एक्सपेक्टेड हैं। और चूंकि वहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए होंगे, उनमें से आपको 3 प्रश्न वहाँ पर सॉल्व करने होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ पर टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किया गया है उन टॉपिक से 3 प्रश्न आप काफ़ी आसानी तरीके से वहाँ पर हल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे आगे की वीडियोज होगी वह टॉपिक पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका संभावित क्या क्या उसके अंदर लिखा जाएगा, उसमें क्या क्या कंटेंट होंगे, आंसर किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस पर आधारित होगा। तो हमारे आगे की वीडियो की जानकारी के लिए एकेडमिक्स फॉर सीएसई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और बने रहें एकेडमिक्स फॉर सीएसई यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।